हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करने जा रहे हैं हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने जो सैंपल पेपर इशू किया है ऑफिशियल वेबसाइट पर अपनी कक्षा 10वीं के लिए कि आपका जो एग्जाम है, जो आपकी परीक्षा है, जो 22 अप्रैल से शुरू होने जा रही है, उसमें जो पेपर आएगा, जो आपका क्वेश्चन पेपर होगा, उसकी टाइप कैसी होगी। उसमें दो पार्ट यहाँ पर दिखाए गए हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 के अंदर आपके 2-2 के, 3-3 के और 5-5 अंक के क्वेश्चन जो है आएंगे, और पार्ट 2 में आपके पास ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस यानी कि 40 मार्क्स के आपके 1-1 मार्क के क्वेश्चन जो है होंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का मतलब ये नहीं है कि सारे क्वेश्चंस आपके मल्टीपल चॉइस होंगे, उसमें 1 वर्ड भी होंगे, फिलअप्स भी होंगे और एमसीक्यूज भी होंगे, सभी मिक्स होंगे और उनका जो कुल जो है टोटल होगा वो 40 मार्क्स होगा पार्ट 2 में। देखिए, आज हम करने जा रहे हैं जो आपका पार्ट 2 है उसको हम पहले सॉल्व करेंगे, क्योंकि हम बहुत टाइम से जो 1-1 मार्क के क्वेश्चंस है उनकी प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो देखिए, हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने जो सैंपल पेपर हमारे इशू किया है हमें, उसमें देखते हैं किस टाइप के क्वेश्चंस दिए गए हैं। देखिए, वहां पर जो पहला क्वेश्चन आपको दिखेगा वो है 3825 यानी 3825 यानी 3825 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए, मीन्स इसके प्राइम फैक्टर निकालिए। अभाज्य गुणनखंड हम बहुत बार कर चुके हैं। 3825 के अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालेंगे, पहले हम देखेंगे कि किसके टेबल पे जा रहा है। देखिए, ये जो नंबर है ये 5 की टेबल पे तो जा ही रहा है क्योंकि लास्ट में 5 है। ये 3 की टेबल में भी जा रहा है क्योंकि इन सबका जो टोटल है वो 3 से डिवाइड करें। देखो, 8 और 3 11, 11 और 2 13, 13 और 5 18, 18 जो है 3 के पहाड़े में जाता है तो ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना आएगा, 3 1 जा 3, 2 3 6, 12 3 36 हो गया, और यहाँ बच गया 7 3 21 और 5 3 15। अब देखिए, ये फिर से 3 के पहाड़े पर जा रहा है, 3 यहाँ पर 4 और 2 ये 25। अब देखिए, ये 3 के टेबल पे अब नहीं जा रहा है, ये 5 के टेबल पे जाएगा। 8 और ये 8 5 जा 40 और ये 5 5 जा 25 और ये 5 और ये आ गया 17। यानी इसके अभाज्य गुणनखंड क्या बन गए, 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा में 17। ये बन गए इसके अभाज्य गुणनखंड। नेक्स्ट देखिए, 5 प्लस वर्गमूल 5 एक परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है। 5 प्लस वर्गमूल 5, अब देखिए, वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है और एक अपरिमेय में परिमेय जोड़ो या अपरिमेय जोड़ो, वो अपरिमेय ही बनती है। तो यहाँ पर क्या बनेगा, 5 प्लस वर्गमूल 5, ये क्या बन गई, अपरिमेय संख्या। अब ये क्वेश्चन अगर ऐसे होता, वर्गमूल 23 प्लस माइनस वर्गमूल 23, यानी कि इस अपरिमेय संख्या के अंदर हम एक और अपरिमेय संख्या जोड़ रहे हैं लेकिन वो माइनस में है, उसका निशान जो है वो माइनस में है, तो ये यहाँ पर 0 बन जाती और ये 0 एक परिमेय संख्या बन जाती। इट मीन्स अगर हम ऐड करेंगे और वो अंक जो है उसके जैसा ना हो, वो जो डिजिट है वो वर्गमूल 5 जैसे यहाँ, तो यहाँ माइनस वर्गमूल 5 होता तो ये कट के परिमेय बन जाती, वरना ये क्या बनाएंगी, अपरिमेय। तो यहाँ ये क्या बन रही है, अपरिमेय संख्या। नेक्स्ट देखिए, हमें क्या करना है, 336 और 54 का HCF निकालना है। किन्हीं भी दो नंबर का अगर HCF निकालना होता है तो सबसे पहले हम उनके क्या करते हैं, फैक्टर्स बनाते हैं यानी गुणनखंड करते हैं। 336 के जो गुणनखंड होंगे तो आप 336 के गुणनखंड इसी प्रकार निकालेंगे जैसे आपने ये निकाले हुए हैं। तो ये जाएगा 2 के पहाड़े पर 2 और यहाँ लिखेंगे हम 16 और ये 8, 2 8 दूनी 16, 4 दूनी 8, 2 42 दूनी 84, 2 21 और 3 7। इट मीन्स 336 के गुणनखंड आ गए 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 यानी 2 की पावर 4 गुणा 3 गुणा में 7। ये गुणनखंड लिख दिए हमने। इसी प्रकार हम 54 के गुणनखंड बना लेंगे। 54 के गुणनखंड कैसे बनेंगे, ये 2 27 दूनी 54, 3 9 3 27 और 3 ये 3 1, यानी 2 गुणा में 3 की घात हो गई 3। और जो HCF होता है, HCF जो है वो क्या होता है कि दोनों जो नंबर हैं उनके जो भी आपने गुणनखंड करे हैं उसमें कॉमन भी हो और सबसे छोटी घात वाला हो। कॉमन क्या है, इसमें 2 भी है और 3 भी है, तो सबसे छोटी घात 2 की कितनी है, 1 है,
और 3 की सबसे छोटी घात कितनी है, 1 है, यानी गुणनखंड आपका HCF कितना आ गया, 6 आ गया। HCF कितना आया, 6 आया। अब देखिए नेक्स्ट आपको बताना है 64/455 का दशमलव प्रसार जो है वो शांत होगा या अशांत आवर्ती होगा, यानी कि कौन सी टाइप की परिमेय संख्या होगी, ये शांत या फिर अशांत आवर्ती। इसके लिए आपको जरूरी नहीं है कि आप लॉन्ग डिवीजन जाएं, कि आप इसको भाग करके देखें कि ये खत्म भी हो रहा है, ये पूरा पूरा डिवाइड हो भी रहा है या फिर नहीं हो रहा। तो इसके लिए सिर्फ आपको क्या करना है, जो नीचे नंबर लिखा हुआ है यानी कि जो आपका हर है 455, हम उसके गुणनखंड करेंगे। यदि उसके गुणनखंड में 2 और 5 के फैक्टर्स आ रहे हैं, यानी 2 और 5 आ रहा है, इट मीन्स वो आपका शांत होगा, उसका दशमलव प्रसार शांत होगा, अदरवाइज अशांत आवर्ती होगा। जब हमने 455 के गुणनखंड करे तो हमें मिला, ये 5 के पहाड़े पे जाएगा 9 और 7 13, यानी कि 455 के गुणनखंड आए 5 गुणा 7 गुणा में 13। इट मीन्स यहाँ पर 5 तो आ गया लेकिन 2 नहीं आया, 5 और 2 आना जरूरी है। अगर 5 और 2 आता है यानी इसके गुणनखंड जो है 2 गुणा 2 की पावर समथिंग और 5 की पावर समथिंग के रूप में लिखे जा सकते हो, तो हम कहते हैं कि उसका दशमलव प्रसार जो है वो शांत है, अदरवाइज अशांत है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि 2 और 5 मिलकर के है 10, 100, 1000 इस तरह की डिजिट बनाते हैं, और 10, 100, 1000 इनसे हम भाग किसी भी नंबर को कर सकते हैं। उनसे भाग करना क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ पॉइंट लग जाता है किसी भी नंबर को, जैसे 36/100। अब इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा, क्योंकि नीचे क्या है 100 है, ये 0.36 हो जाएगा यानी शांत बन जाएगा। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जो इसके नीचे जो हर है उसमें जो नंबर लिखा हुआ है 100, उसका दशमलव प्रसार जो है 2 की घात 2 और 5 की घात 2 यानी 2 और 5 की घात के रूप में लिखा जा सकता है, इसीलिए इसका दशमलव प्रसार शांत है। और ये जो आपका 455 है इसके दशमलव प्रसार में 5 तो आ गया, लेकिन 5 के अलावा और भी नंबर है, 7 है, 13 है, इसीलिए इसका दशमलव प्रसार जो है वो अशांत आवर्ती है। ओके, यानी इसका आंसर हुआ अशांत आवर्ती। ओके स्टूडेंट्स, ये आपके चारों क्वेश्चन जो है फर्स्ट चैप्टर में से पूछे गए हैं, यानी कि फर्स्ट चैप्टर में से 4 मार्क के आपके 1 मार्क के क्वेश्चन जो है पूछे जाएंगे। ओके, नेक्स्ट देखते हैं चैप्टर सेकंड में से क्या क्या पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, जो आपके चैप्टर नंबर सेकंड में से लिया गया है। द्विघात बहुपद 7x² - 3x = 1 के शून्यकों का योगफल क्या होगा। शून्यकों का योगफल और गुणनफल आम बहुत बार हम फॉर्मूला से निकाल चुके हैं। योगफल का फॉर्मूला होता है -b/a और गुणनफल का फॉर्मूला होता है c/a। ये जो a, b, c होते हैं वो हम कहाँ से निकालते हैं, जो x के 2 का गुणांक होता है वो a होता है, जो x के साथ होता है वो b होता है, और जो अचर पद होता है वो c होता है। तो यहाँ पर आपका शून्यकों का योगफल क्या निकलेगा, -b/a, यानी कि b कितना है, -3 है, ऑलरेडी माइनस यहाँ पर है, और a कितना है 7, यानी आपका आंसर आ जाएगा 3/7। कितना आंसर आ जाएगा, 3/7। ये आपके 1 वर्ड आंसर क्वेश्चंस हैं, इसमें आपको कोई MCQ नहीं है, कोई आपको फिलअप नहीं भरना, आपको सिर्फ इसका आंसर बताना है 3/7। नेक्स्ट देखिए, द्विघात बहुपद के शून्यकों का योगफल और गुणनफल यदि 1/3 और -1/3 हो, यानी योगफल जो है वो 1/3 है और गुणनफल जो है वो -1/3 है, तो आपको द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। आपको फॉर्मूला पता है इसका, किसका फॉर्मूला होता है, -x² माइनस यहाँ पर हम लिखते हैं शून्यकों का योगफल गुणा में x प्लस शून्यकों का गुणनफल। ये हमारा द्विघात बहुपद जो है फाइंड आउट करने का फॉर्मूला है। हम यहाँ पर ये वैल्यू पुट कर देंगे, x² माइनस योगफल है 1/3x और गुणनफल है -1/3, ये आ जाएगा -1/3। इस तरह से हमारे पास ये जो बहुपद मिलेगा वो मिलेगा 3x² माइनस x माइनस 1। ये जो इनमें से चारों ऑप्शन में से आपको बताना था कि वो द्विघात बहुपद कौन सा है, तो हमारा द्विघात बहुपद कौन सा होगा, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए,
अब सेकंड चैप्टर में से 2 ही क्वेश्चन यहाँ पर लिए गए हैं। अब थर्ड चैप्टर पे आ जाते हैं। आपको दिया गया है रैखिक समीकरण युग्म 4/3x + 2y = 8, 2x + 3y = 12। 2 आपको रैखिक समीकरण युग्म दे रखा है। यहाँ पर आपको बताना है कि जो रैखिक समीकरण युग्म है ये संगत है या असंगत। सबसे पहले तो देखिए संगत कब कब होता है, जब जब आपका अद्वितीय हल होगा और या फिर अनेक हल होंगे, तब हमारा जो द्विघात समीकरण जो है रैखिक समीकरण युग्म जो है वो कैसे होंगे, संगत होंगे। और जब कोई हल नहीं होगा, कोई हल ही नहीं होगा, तब वो क्या होगा, तब उस केस में वो जो रैखिक समीकरण युग्म है वो असंगत होंगे। तो आपको यहाँ पर डायरेक्ट नहीं पूछा गया है कि अद्वितीय हल होगा या अनेक हल होंगे या कोई हल नहीं होगा, आपसे सिर्फ और सिर्फ असंगत पूछा गया है। तो आप क्या करेंगे, इन रैखिक समीकरणों को उसी प्रकार उसी फॉर्मूला के हेल्प से ये ज्ञात करेंगे कि वो अद्वितीय हल बना रहे हैं या फिर अनेक हल बना रहे हैं। अगर इन दोनों में से कोई एक है तो संगत है, अदरवाइज असंगत है। तो यहाँ देखिए अद्वितीय अनेक हल या जो भी है कोई हल लेनी है, इसके लिए आपको क्या करना होता है, A1/A2 और B1/B2 और C1/C2 जो है वो निकालना होता है। A1/A2, A1 कितना है, यानी कि फर्स्ट समीकरण में जो x के साथ है वो A1 है, यानी A1 की वैल्यू है 4/3 और A2 की वैल्यू कितनी है 2। तो A1/A2 कितना आ गया बच्चों, 4/3 और ये 2 A2 नीचे ये 2, तो ये कितना आ गया 2/3। 2/3 आ गया आपका A1/A2। अब देखिए B1/B2 कितना आएगा, B1 है 2 और B2 है 3, ये भी 2/3 आ गया। जब A1/A2 बराबर B1/B2 हो जाए तभी हमें C1/C2 देखना होता है। अदरवाइज अगर A1/A2 बराबर नहीं आए B1/B2 के तो अद्वितीय हल हो जाता है। हमें आगे नोट ही नहीं करना होता कि C1/C2 क्या आएगा या फिर क्या होगा। यानी इस केस में हमें C1/C2 भी फाइंड आउट करना है। C1 C2 क्या होते हैं, इस समीकरण में 8 को इधर लेके आएंगे, 12 को इधर लेके आएंगे, तो ये -8 = 0 और -12 = 0। ये आपका C1 है और ये आपका C2 है, यानी C1 है -8 और C2 है -12। तो यहाँ पर कितना आ गया, ये भी आपके पास 2/3 आ गया। इट मीन्स A1/A2 = B1/B2 = C1/C2 आ गया। इसका मतलब इस समीकरण युग्म के कितने हल हो गए, अनेक हल हो गए। अनेक हल होता है तो हमारे रैखिक समीकरण युग्म क्या होते हैं, संगत होते हैं। क्या होते हैं, संगत, यानी कि ये जो रैखिक समीकरण युग्म है ये कैसा है, संगत है। अब नेक्स्ट देखिए, एक रैखिक समीकरण आपको दे रखा है s - t = 3 और s/3 + t/2 = 6। इसका हल आपको बताना है इन चारों में से कौन सा होगा। एक तरीका तो ये है कि क्वेश्चन अगर मतलब दो नंबर में या 3 नंबर में आता तो आप क्या करते, इसको विलोपन विधि लगा करके हल करते, लेकिन ये 1 मार्क का क्वेश्चन है तो इस तरह क्वेश्चन में आप ट्रायल मेथड लगाएंगे। और ट्रायल मेथड क्या करता है कि आपको जो भी आंसर लग रहा है कि ये आंसर हो सकता है, आप पुट करके देखिए। फर्स्ट ऑप्शन से लग जाइए। आप फर्स्ट ऑप्शन में s की वैल्यू 3 है और t की वैल्यू 5 है, यहाँ s को 3 रखो और t को 5 रखो। क्या 3 - 5 3 आ रहा है, नहीं आ रहा, इट मीन्स ये ऑप्शन आपका नहीं हो सकता। नेक्स्ट देखिए, s की वैल्यू 6 रखिए, 6 रख दी, माइनस t की वैल्यू कितनी रखनी है 9। 6 में से 3 घटाएंगे तो 6 में से 9 घटाएंगे तो 3 तो नहीं आएगा, यहाँ से -3 आएगा, यानी ये ऑप्शन भी आपका नहीं हो सकता। नेक्स्ट देखिए, s की वैल्यू 9 रखिए और t की वैल्यू 6 रखिए, 9 में से 6 गया 3, हाँ जी बिल्कुल ठीक, ये आपका ऑप्शन है। नेक्स्ट भी देख लीजिए, s की वैल्यू 5 है और t की वैल्यू 3 है, 5 में से 3 गया तो 2 होता है, 3 तो नहीं होता, यानी ये ऑप्शन नहीं है, ये आपका राइट आंसर है। इसी प्रकार आप इस तरह से पुट करके कुछ ही मिनटों में जवाब दे सकते हैं कि इनमें से चारों में से कौन सा ऑप्शन आपका इसका हल बनेगा। ओके स्टूडेंट्स, ये आपके सेकंड चैप्टर और थर्ड चैप्टर में से 2-2 क्वेश्चन जो हैं वो आए हुए हैं। नेक्स्ट देखिए चैप्टर 4 जो है आपका द्विघात समीकरण, वहां से जो क्वेश्चन लिए गए हैं वो इस प्रकार हैं कि 6x के 2 - x - 2 = 0 के गुणनखंड क्या होंगे। गुणनखंड निकालने के लिए आपको क्या करना होता है, फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर की मल्टीप्लाई करवानी होती है, 6 दूनी 12, और फिर आपको इस तरह से 2 नंबर ढूंढने होते हैं जिनको गुणा करें
तो 12 आए और जमा या घटा करने पर कितना बचे, जो यहाँ लिखा हुआ है x के साथ कितना लिखा हुआ है -1, यानी कि -1 आए। गुणा करने पर कितना आए, 6 दूनी 12 और ये 2 है यहाँ पर माइनस का, तो -12 आना चाहिए। इस तरह से हमारे पास जो 2 नंबर मिलेंगे जिनको गुणा करने पर -12 आए और जोड़ने या घटाने पर -1 बचे, तो ऐसे नंबर होंगे -4 और 3, क्योंकि 4 3 12 गुणा करेंगे तो -12 आ जाएगा और -4 में 3 जोड़ेंगे तो -1 आ जाएगा। तो हमारे पास मिल चुके हैं -4 और 3, तो हम यहाँ लिखेंगे 6x की 2 -4x प्लस के 3x -2 बराबर 0, यानी -x को मैंने लिख दिया -4x प्लस के 3x। तो यहाँ से कितना आ गया, यहाँ से अगर मैं 2x कॉमन लूँ तो अंदर कितना बचेगा, 3x -2। सेम नंबर अगली जो ब्रैकेट में बचना चाहिए, देखो यहाँ बचा भी हुआ है 3x -2, इट मीन्स यहाँ से एक ही निकालना पड़ेगा, तभी तो यही बचेगा। तो गुणनखंड हमारे पास आ चुके हैं 2x जमा 1, इसके गुणनखंड हो जाएंगे 2x जमा 1 और 3x -2, ये आपके गुणनखंड हो गए इस द्विघात समीकरण के। नेक्स्ट देखिए, द्विघात समीकरण 2x की 2 जमा x -6 के मूल ज्ञात करो। मूल ज्ञात करने के लिए भी आपके पास यही तरीका है, यहाँ तक करने के बाद आप =0 करो, अलग अलग दोनों ब्रैकेट को और x का मान निकाल दो, वो मूल निकल जाएंगे। दूसरा तरीका, अगर ये क्वेश्चन बड़े नंबर में आता है, बड़े मतलब 2 या 3 मार्क्स में आता है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ से आप d निकालेंगे, d निकालने के बाद x का फॉर्मूला लगा देंगे, x = -b प्लस -√d डिवाइड बाई 2a, वो द्विघात समीकरण के मूल निकालने का फॉर्मूला है, अगर आपसे गुणनखंड ना बने तो। अब देखिए, यहाँ भी हमें ऐसे 2 नंबर ढूंढने हैं जिनको गुणा करें तो कितना आए, -12, 2 गुणा -6 -12 आए और जोड़ने या घटाने पर कितना आए, +1 बचे। तो ऐसे कौन बनेंगे, 4 और -3 ही बनेंगे, क्योंकि 4 में 3 से गुणा करेंगे 4 को तो -12 आ जाएगा और 4 में -3 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 बच जाएगा, +1 बच जाएगा। 4 -3 करेंगे तो 1 बच जाएगा। इट मीन्स आपके गुणनखंड जो है उसके जो फैक्टर बनेंगे 4 और -3 को लेकर बनेंगे। तो ये है आपका 2x की 2 जमा x -6 बराबर 0। तो यहाँ इसके गुणनखंड हमने बना दिए +4x और -3x, -6 बराबर 0। यहाँ से आपने 2x कॉमन ले लिया, तो 2x कॉमन लेने के बाद यहाँ बच गया x + 2 और आगे से -3 कॉमन ले लिया, अंदर तो x + 2 ही बचना चाहिए, क्योंकि दोनों ब्रैकेट में सेम जो है आपका बहुपद जो है बनना चाहिए। तो यहाँ बन गया 2x -3 और x + 2 बराबर 0। दोनों को अलग अलग 0 के बराबर रखिए, x + 2 बराबर 0। यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 3/2 और यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी -2, यानी इस समीकरण के मूल हो गए 3/2 और -2। ये इस समीकरण के मूल आपने निकाल लिए। नेक्स्ट देखिए, यदि द्विघात समीकरण 3x की 2 जमा kx जमा 3 बराबर 0 के मूल जो है समान हो। मूल बराबर होने का मतलब इसमें जो d होता है, जो विविधकर होता है, उसका मान क्या हो जाए, 0 हो जाए। और d जो है हमें पता है d कैसे निकलता है, b की 2 -4ac। a कौन होगा, जो x की 2 के साथ है, b कौन होगा, जो x के साथ है, c कौन होगा, जो अचर पद है। तो b की 2 यानी k की 2 -4 AC, A भी 3 और C भी 3, यानी 3 गुणा 3। ये कितना होना चाहिए, जब मूल समान हो तो 0 होना चाहिए। इट मीन्स k की 2 -4 × 12 = 36 बराबर 0, k की 2 बराबर 36 और k का मान है वर्गमूल 36, यानी ±6, क्योंकि 6 का वर्ग भी 36 और -6 का वर्ग भी 36 ही होता है। इसीलिए इनमें से कौन सा आंसर होगा, ए ऑप्शन होगा +6। ओके स्टूडेंट्स, इस तरह से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि मूल समान हो तो k का मान निकालिए, k की जगह p लिख देंगे, s लिख देंगे, t लिख देंगे, आपका वेरिएबल चेंज हो सकता है, पूछेंगे इसी प्रकार से। नेक्स्ट है, p के किन मानों के लिए
ये दो आपको रैखिक समीकरण युग्म आपको दे रखे हैं, दो चर वाले, x प्लस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, 4x प्लस पी वाई प्लस 8 इक्वल टू 0, इन दोनों का क्या होगा, अद्वितीय हल होगा। यानी थर्ड चैप्टर का क्वेश्चन यहाँ पर आ चुका है कि आपसे ये पूछा है कि इन दोनों का रैखिक समीकरण युग्म जो है आपके युग्म दे रखा है उसका कैसा हल होगा, अद्वितीय हल होगा। और अद्वितीय हल हमें मालूम है कब होता है, a1 बटे a2 बराबर नहीं होता b1 बटे b2 के, तो अद्वितीय हल होता है। तो a1 कितना है इसमें, a1 है यहाँ पर 1 और a2 कितना है 4 बराबर नहीं है, b1 कितना है y के साथ क्या लिखा हुआ है 1 और b2 कितना है p। यहाँ से अगर हम आर पार गुणा करें तो क्या मिलेगा, p इज नॉट इक्वल टू 4, यानी p की वैल्यू 4 को छोड़कर सभी मानों के लिए इस रैखिक समीकरण युग्म का क्या हल होगा, अद्वितीय हल होगा। ओके स्टूडेंट्स, यानी कि जब जब यहाँ 4 होगा तब तो अद्वितीय हल नहीं होगा, और जब जब यहाँ 4 के अलावा कोई भी नंबर आ जाएगा तो इस रैखिक समीकरण युग्म का अद्वितीय हल होगा। तो इसने पूछा है p के किन मानों के लिए, तो आप लिखेंगे p के सभी मानों के लिए लेकिन 4 को छोड़कर, यानी p बराबर नहीं हो 4 के, बाकी सभी मानों के लिए इस रैखिक समीकरण युग्म का अद्वितीय हल होगा। अब देखते हैं चैप्टर 5 के क्वेश्चन जो है वो किस प्रकार के पूछे गए हैं। नेक्स्ट देखिए चैप्टर 5 जो है आपका समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, वहां से 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं। वो क्वेश्चन बहुत ही आसान है, देखिए जरा, 4 1 -2 -5 का सार्व अंतर ज्ञात कीजिए। सार्व अंतर मतलब d निकालना है आपको, और d कैसे फाइंड आउट करते हैं हम, नेक्स्ट में से पिछली, मतलब a2 माइनस a1, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस कर दीजिए, आपका d निकल आएगा 1 -4, 1 -4 कितना आएगा -3, यानी इसका सार्व अंतर कितना आ गया -3। नेक्स्ट देखिए AP 5 12 19 डैश 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 का 14वां पद डैश है, 14वां पद आपको फाइंड आउट करना है, यानी 14th टर्म कैसे निकलेगी, a प्लस 13d, एक कम लिखते हैं यहाँ पर 13d, a कितना है, a है आपका 5 पहला पद 13, और d का मान कितना है, d मतलब अंतर कितने कितने का है, अंतर यहाँ पर देखो 5 12 19, 12 में से 5 के 7, 7 का अंतर यहाँ हमें दिख रहा है, तो ये आ जाएगा 7, यानी 5 + 91, तो आपका 14वां पद आ गया यहाँ पर 96। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखिए पहली 50 प्राकृत संख्याओं का योग, किन्हीं भी AP की टर्म्स का योग जो है SN का फॉर्मूला n/2 2a + n-1 × d, एक तो ये होता है, दूसरा यदि हमें पहला पद पता है और आखिरी पद पता है तो हम ये फॉर्मूला भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, यानी n/2 a + l, l का मतलब आखिरी टर्म लास्ट टर्म। तो यहाँ पर पहली 50 प्राकृत संख्याएं क्या होंगी, 1 2 3 4 डैश 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 50 तक। तो n तो हमें पता है सीधा सीधा 50 ही है, जितनी संख्याओं का योग पूछा है वो n होगा, यानी n की वैल्यू आ गई 50/2। इस जो आपकी AP है इसमें हमें पहला और आखिरी पद मालूम है, इसलिए हम यही फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई करेंगे ताकि जल्दी से पुट करके आंसर आ जाए। A का मान है 1 और L का मान है 50, L का मान कितना है 50, तो ये आ गया यहाँ से 25, यानी 25 गुणा में 51, ये आपका आ गया 1275, ये आपका आ गया S50, 50 पदों का योग आ गया 1275। ओके नेक्स्ट देखिए AP 2 -1 -4 डैश 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 के अगले 3 पद ज्ञात कीजिए। अगले 3 पद मतलब ये A1 है फर्स्ट पद, ये सेकंड, ये थर्ड, आपको 4th 5th और 6th जो है टर्म निकालनी है। A4 क्या होगा, a + 3d, a + 3d, a कितना है जो फर्स्ट नंबर पे लिखा है वही a होता है, 3 × d, d की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं, d की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं कि सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को आप माइनस कर दें, सेकंड टर्म आपकी -1 है और फर्स्ट टर्म आपकी -2 है, माइनस करने पर कितना आया -3, यानी d की वैल्यू आ गई -3, यानी 2 3 3 जा 9 -9, तो यानी कि जो फोर्थ टर्म है वो आपकी आ गई कितनी -7। नेक्स्ट फिफ्थ टर्म कैसे निकालेंगे, a + 4d, a कितना है, a तो आपका वही रहेगा 2 और d भी वही रहेगा -3,
तो ये आ गया 2 माइनस 12 यानी कि माइनस के 10, माइनस 10 यानी A5 आपका आ गया माइनस 10। सिमिलरली आपको A6 फाइंड आउट करना है। A6 का मतलब A प्लस 5D। A कितना है 2, 5, D की वैल्यू है माइनस 3 यानी कि 2 माइनस 15 यानी आंसर आ जाएगा माइनस 13, यानी A6 आ गया माइनस 13। ये 3 ही आपसे पद पूछे हुए थे, ये आपने फाइंड आउट कर दिए। ये आपके 5th चैप्टर में से 4 क्वेश्चन पूछे गए थे। अब आते हैं चैप्टर नंबर 6 पर। नेक्स्ट देखिए, चैप्टर 6 के जो क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए हैं वो हैं सभी वर्ग डैश होते हैं, समरूप या फिर सर्वांगसम। समरूप का मतलब होता है बच्चों सिमिलर, यानी एक जैसा रूप होना। वर्ग जो भी होते हैं, जितने भी दुनिया में वर्ग हैं, सबका रूप तो एक जैसा ही होता है। दूसरा है यहाँ पर सर्वांगसम। सर्वांगसम का मतलब है सभी अंग समान, यानी कि जिसके सभी भुजाएं, सभी कोण, सब कुछ बराबर हो, यानी कि बिल्कुल एक जैसा दिखने वाला। अब यहाँ देखिए सभी वर्ग की बात हो रही है कि आपके पास जितने भी वर्ग हैं, अब वर्ग तो छोटे बड़े भी हो सकते हैं, किसी की भुजा 8 सेंटीमीटर है, किसी की 4 सेंटीमीटर है, लेकिन वो सर्वांगसम नहीं होंगे। सर्वांगसम का मतलब क्या, सभी वर्गों की भुजाएं एक जैसी होती हैं। किसी की 8 सेंटीमीटर होगी, किसी की 16 हो सकती हैं, किसी की 4 हो सकती हैं। इस तरह से हम यहाँ पर कहेंगे कि उनका रूप एक जैसा होगा, यानी सभी वर्ग समरूप होंगे। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखिए, त्रिभुज MNL और त्रिभुज QPR समरूप हैं, यानी कि 2 त्रिभुज आपको यहाँ पर दे रखे हैं और ये दोनों कैसे हैं, समरूप हैं। समरूप का मतलब इनके या तो सारे कोण बराबर हैं, इनकी भुजाएं जो हैं वो अनुपातिक हैं। आपको बताना है इनमें से कौन सी कसौटी यहाँ पर लगी है, साइड साइड साइड, एंगल 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 या साइड एंगल साइड। अब यहाँ देखिए इस 70 डिग्री का कोण यहाँ पर भी है और इस त्रिभुज में भी है। 70 डिग्री के कोण को बनाने वाली जो भुजा है वो 2.5 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है, और इस त्रिभुज में 70 डिग्री के कोण को बनाने वाली भुजा 5 और 10 हैं। 2.5 का डबल अगर हम कर देते हैं तो 5 आ जाएगा, और 5 का डबल कर देंगे तो 10 आ जाएगा। इस प्रकार ये भुजाएं क्या हो गई, अनुपातिक हो गई। क्योंकि ये समरूप है तो भुजाएं तो अनुपातिक होनी ही है। और कोण जो है यहाँ देखिए 70 डिग्री का, और ये भी कोण 70 का ही बना रही हैं, यानी भुजा कोण भुजा, यानी साइड एंगल साइड। इस कसौटी पर ये दोनों त्रिभुज क्या हैं, समरूप हैं। अब नेक्स्ट देखिए, आपको बताना है ये 2 भुजाओं का आपको जोड़ा दे रखा है कि 7 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर। दूसरा ऑप्शन है 8 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर। आपको बताना है इनमें से कौन सी भुजाएं जो हैं समकोण त्रिभुज बनाएंगी। देखिए समकोण त्रिभुज में हमें पता है कि समकोण त्रिभुज में कर्ण जो है वो सबसे लंबी भुजा होते हैं, ये कर्ण, और आधार और लंब जो हैं उनमें पाइथागोरस थ्योरम जो है एक रिलेशन बताती है कि कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। यदि ऐसा हो जाए किसी में तो वो क्या बन जाता है, समकोण त्रिभुज बन जाता है। तो आप देखेंगे यहाँ पर सबसे लंबी भुजा कौन सी दिख रही है आपको, 25। तो अगर हम 25 का वर्ग करें तो वो आएगा 625। तो क्या इन दोनों का वर्ग करके जोड़े तो 625 आ रहा है। अगर 625 आ गया तो ये समकोण त्रिभुज बनाएंगी, वरना नहीं बनाएंगी। तो यहाँ देखिए आधार को मैं 24 ले लूँ, अगर 24 का वर्ग और दूसरा क्या है 7 का वर्ग, 24 का वर्ग 576 और 7 का वर्ग 49, ये भी 625 ही आएगा। इट मीन्स 25 का वर्ग जो है इन दोनों के वर्ग के योग के बराबर है, यानी ये पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो कर रहे हैं। इट मीन्स ये आपके समकोण त्रिभुज बनाएंगी। नेक्स्ट में अगर आपको चेक करना है तो वो भी देख लीजिए। सबसे बड़ी भुजा यहाँ पर 8 है, 8 का वर्ग हो गया 64, 6 का वर्ग हो गया 36 और 3 का वर्ग हो गया 9। इन दोनों को अगर हम जोड़ेंगे 36 और 9 को, यहाँ से 45 आएगा, 64 नहीं आएगा। इट मीन्स ये पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो नहीं कर रही हैं, तो ये समकोण त्रिभुज भी नहीं बनाएंगी। इट मीन्स 7, 24 और 25 ये भुजाएं कैसा त्रिभुज बनाएंगी, समकोण त्रिभुज बनाएंगी। तो आप क्या करेंगे, इस तरह से क्वेश्चन आता है तो सबसे लंबी जो भुजा आपको दिख रही है सबसे बड़ी, उसका वर्ग करेंगे। वर्ग तो तीनों का ही करना है, लेकिन बड़ी भुजा का जो वर्ग है वो बाकी 2 भुजाओं के जो वर्ग आपने किए हैं उनके जोड़ के बराबर आना चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है तो वो भुजाएं जो हैं समकोण त्रिभुज बनाएंगी, अदरवाइज नहीं बनाएंगी। ओके, नेक्स्ट देखिए चैप्टर 7 में से क्या क्या पूछा गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पर पूछा गया है वो 10th चैप्टर में से पूछा गया है, वृत्त में से, वृत्त और उसकी स्पर्श रेखाओं में से, कि यदि एक बिंदु P से केंद्र O वाले किसी वृत्त पर PA और PB स्पर्श रेखाएं परस्पर 100 डिग्री के कोण पर मिलती है तो कोण POA क्या होगा। इट मीन्स यहाँ पर अगर वृत्त का केंद्र है O, यहाँ P बिंदु से दो स्पर्श रेखा है PA और PB, ये A और ये B, तो आपको बताना है कोण POA, यानी कि ये POA कितना होगा, ये वाला कोण आपको बताना है। हमें पता है कि त्रिज्या और स्पर्श रेखा आपस में लंब होती है, यानी यहाँ 90 डिग्री का कोण होगा। और आपको ये दे रखा है कि PA और PB दोनों के बीच में 100 डिग्री का कोण है और ये कोण आपसे पूछा गया है। तो एक सीधा फार्मूला है, अगर ये 100 डिग्री है तो ये हो जाएगा 50 डिग्री और 50 नीचे, ये 50, ये 90, 90 और 50 हो गया 140 और ये कोण कितने का बनेगा, 40 डिग्री का बनेगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ कितना होता है, 180 डिग्री। तो यहाँ सही ऑप्शन है 40 डिग्री। अगर आपसे ये पूछ लेता कोण AOB, यानी ये पूरा कोण पूछ लेता तो कितना हो जाता, 40 40 80 हो जाता। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को, यानी वृत्त और उसकी स्पर्श रेखा जो है जहां पर मिल रही है उसका उभयनिष्ठ बिंदु जो है वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है स्पर्श बिंदु। क्या कहलाता है, स्पर्श बिंदु, यानी पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। नेक्स्ट देखिए, एक बिंदु Q से वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर और Q की केंद्र से दूरी जो है वो 25 सेंटीमीटर है, यानी ये वृत्त का केंद्र है और यहाँ से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई बिंदु है Q से स्पर्श रेखा जो है वृत्त पर खींची गई है जो 24 सेंटीमीटर है। आपको बतानी है उस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, यानी आपको ये बतानी है कि ये त्रिज्या जो है वो कितनी होगी, ये लंबाई आपको बतानी है। हमें पता है कि ये जो वृत्त की स्पर्श रेखा और त्रिज्या और केंद्र से दूर ये जो बिंदु है ये तीनों मिलकर क्या बनाते हैं, एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं और समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस थ्योरम जो है फॉलो होती है। तो यहाँ देखिए 90 के ठीक सामने जो भी भुजा होती है वो कौन सी होती है, कर्ण होती है। तो कर्ण का वर्ग जो है आधार का वर्ग प्लस लंब के वर्ग के बराबर होता है। यहाँ ये 25 सेंटीमीटर है, ये 24 है, तो ये क्या होगा, 7 होगा। अभी हमने पीछे क्वेश्चन किया है कि 24, 25 और 7 मिलकर ही समकोण त्रिभुज बनाते हैं। वो फाइंड आउट कैसे करेंगे कि कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। आधार आपको दे रखा है 24, लंब आपको फाइंड आउट करना है, यानी कि ये त्रिज्या आपको फाइंड आउट करनी है। कर्ण कितना है, 25 का वर्ग, 25 का वर्ग हो गया 625 और 24 का वर्ग हो गया आपके पास 576, यानी 625 में से 576 को घटाइए, ये आ जाएगा 49 और 49 का वर्गमूल आपको लेना पड़ेगा क्योंकि ये लंब का वर्ग आया है। 49 का वर्गमूल हो गया 7। और वैसे भी आप देखेंगे समकोण त्रिभुज में 25 अगर कर्ण है, एक भुजा 24 है तो एक भुजा 7 ही आएगी। अगर एक भुजा 13 है, एक भुजा 12 है तो तीसरी भुजा 5 आएगी, क्योंकि 13 का वर्ग 169 और 12 और 5, 12 का 144 और 5 का 25, ये दोनों जुड़ के भी 169 ही बनाएंगे। यानी इस प्रकार से अगर क्वेश्चन आपके पास आता है कि आपके पास स्पर्श रेखा की लंबाई मान लो 12 सेंटीमीटर दे रखी है, क्यों की केंद्र से दूरी 13 दे रखी है, तो त्रिज्या कितनी आएगी, 5 सेंटीमीटर ही आएगी। यानी कि वो तीनों भुजाएं मिलकर समकोण त्रिभुज ही बनाएंगी हमेशा। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो देखते हैं। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन हमें दे रखा है कि एक त्रिभुज है यहाँ पर ABC, इसमें DE जो है वो समांतर है BC के। भुजाएं हमें दे रखी है, AD जो है वो 2 सेंटीमीटर, DB 4 सेंटीमीटर, AE 1 सेंटीमीटर, EC हमें फाइंड आउट करना है। इस तरह से यदि किसी त्रिभुज में अगर आधार के समांतर एक यहाँ पर हमें रेखा दे रखी है जो इसके मध्य बिंदु से जाती है, इन दोनों के मध्य बिंदुओं को जोड़ करके वहाँ से निकलती है, तो इस तरह से जो ये रेखा होती है ये इस त्रिभुज को, यानी कि ये जो बड़ा त्रिभुज है ABC को, उसकी भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। समान अनुपात का मतलब AD बटे में DB इज इक्वल टू AE बटे में EC, ये अनुपात जो है वो समान होता है। AD आपके पास कितना है 2 और DB कितना है 4, AE कितना है 1 और EC हमें फाइंड आउट करना है। तो EC कितना आ जाएगा, EC यहाँ से आ जाएगा आपके पास 2 सेंटीमीटर।
वो भी आप यहाँ देख सकते हैं, जैसे 2 है ये 4 है, ये इसका डबल है तो नीचे भी इसका डबल ही होगा, 1 का डबल कितना हो जाएगा 2 सेंटीमीटर। नेक्स्ट देखिए बिंदुओं -1, -1 और -4, -4 के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। -1 और -1 और -4, 4 के बीच की दूरी का सूत्र यहाँ पर लगाएंगे। क्या होता है दूरी का सूत्र? x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। ये x1, ये y1, ये x2, ये y2। x2 - x1 का मतलब -4 माइनस, ऑलरेडी माइनस है यहाँ पर, +1 का स्क्वायर। y2 मतलब 4 माइनस -1 ऑलरेडी है तो +1 का स्क्वायर। तो यहाँ से आ जाएगा -4 + 1, ये आ जाएगा -3 का स्क्वायर और 4 और 1 5 का स्क्वायर। ये आ जाएगा 9 + 25, दिस इज √34। ये आपका आ गया इन दोनों के बीच की दूरी, इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी आ गई वर्गमूल 34। नेक्स्ट देखिए वह अनुपात जिसमें बिंदुओं 1, -5 और -4, 5 को मिलाने वाला रेखाखंड x अक्ष को विभाजित करता है, x अक्ष पर काटता है। तो आपको इस तरह से जब भी दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड जो है वो किसी अनुपात में विभाजित करता है तो हमारे पास विभाजन सूत्र है। अगर अनुपात आपको फाइंड आउट करना है तो अनुपात हम मान लेंगे k/1 और आपको पता है कि वो x अक्ष को विभाजित करता है। x अक्ष को अगर काटता है तो इसका मतलब वहाँ पर y का कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होगा। इसका मतलब जो हम विभाजन सूत्र में दो x और y निकालते हैं तो यहाँ से हम सिर्फ y निकालेंगे। वो क्या होता है? ये m1 m2, ये x1 y1, ये x2 y2। फॉर्मूला है हमारे पास m1 y2 यानी 5k प्लस m2 y1 प्लस m2 यानी 1 और y1 मतलब -5 डिवाइड बाय m1 प्लस m2 यानी k प्लस 1। तो y का कोऑर्डिनेट यहाँ पर कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो ये k प्लस 1 यहाँ जाके सारा 0, तो आपके पास क्या बच गया? 5k - 5 = 0 यानी k की वैल्यू आ गई 5/5 यानी रेशो आ गई 1:1। 1:1 इज द राइट आंसर। इट मीन्स ये दोनों बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड जो है x अक्ष पर अगर काटता है तो वो उनका मध्य बिंदु बनेगा, क्योंकि 1:1 तभी होता है जब बिल्कुल बीच में रेखा काटती है। ओके, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए जो क्वेश्चन हमारे पास है वो है उस बिंदु के निर्देशांक निकालिए जो बिंदु 4, -3 तथा 8, 5 को जोड़ने वाले रेखाखंड को आंतरिक रूप मतलब इंटरनल रूप से 3:1 में विभाजित करता है। यहाँ पर हम लगाएंगे कि जो विभाजन सूत्र है वो विभाजन सूत्र क्या कहता है कि अगर आपके दो बिंदु हैं x1 y1 और x2 y2 और उनको विभाजित कर रहा है कोई बिंदु m1:m2 में, ये बिंदु इसके निर्देशांक जो है अगर x y है तो x का मान होता है m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2 और y का मान होता है m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। तो यहाँ पर यही फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे और अनुपात जो है वो दे रखा है 3:1 यानी m1 की वैल्यू है 3 और m2 की वैल्यू है 1। x1 y1 आपको दे रखा है, ये x1 y1, ये आपका x2 y2। तो यहाँ पर लगाएंगे तो बिंदु के निर्देशांक क्या निकलेंगे? देखो हम लिखेंगे m1 यानी 3, m1 x2 3 × 8, यहाँ आ जाएगा 8 या 24 प्लस m2 x1, m2 मतलब 1 और x1 मतलब 4 यानी +4 डिवाइड बाय m1 प्लस m2 यानी कि 3 और 1 4। 24 और 4 28, 28 को अगर 4 से भाग करते हैं तो कितना आएगा? 7 आएगा। 28/4 कितना आ गया? 7 आ गया। तो इन चारों में से किसका पहला जो नंबर है वो 7 है? इसका है, तो यही आपका आंसर है। चाहे आप आगे निकाल भी लीजिए, यही आपका आंसर बनेगा। y की वैल्यू देखियो क्या आएगी? m1 का मतलब 3, y2 यानी 5 यानी 3 × 5 यानी कि 15 प्लस m2 यानी 1 और y1 मतलब -3, 15 में से -3 कर देंगे डिवाइड बाय 4, 15 में से 3 गए 12, 12/4 कितना आएगा? 3 ही आएगा। यानी आप कोई भी एक निकाल लीजिए, सबका पहला निर्देशांक अलग अलग है। कोई भी एक निकाल लीजिए, अगर पहला आपका सही है
तो वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, एक्स अक्ष पर वह बिंदु जो 2,-5 और -2,9 से समदूरस्थ हो। समदूरस्थ का मतलब समान दूरी पर हो। तो आप ये देखिए, एक्स अक्ष इन्होंने बोला है, तो एक्स अक्ष पर अगर कोई बिंदु होगा तो उसका y का कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होगा। तो इन चारों में से जिसका y वाला 0 नहीं है वो तो वैसे ही ऑप्शन से कट हो जाएगा, यानी ये ऑप्शन से कट हो गया, इसमें y की वैल्यू दे रखी है, ये ऑप्शन से कट हो जाएगा, इसमें भी y की वैल्यू दे रखी है, यानी इन दोनों में से कोई एक आंसर हो सकता है, या तो -7,0 यानी -5,0। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों बिंदुओं से इनकी दूरी निकालेंगे। -7,0 से 2,-5 की दूरी निकालो, दूरी का सूत्र लगाएंगे, क्या बनेगा, x2 - x1 यानी 2 और प्लस के 7 हो जाएगा, ये क्या मतलब 9 का वर्ग हो गया, 9 का वर्ग मतलब 81 प्लस -5,0 यानी -5 का वर्ग यानी 25, तो ये आपके पास आ गया √106। इसी बिंदु की दूरी इस दूसरे बिंदु से भी निकालो, तो ये कितना आएगा, -2 और प्लस के 7 यानी कि प्लस के 5 आ गया, 5 का वर्ग यानी 25 प्लस 9 - 0 यानी 81, तो देखो ये भी आ गया 106, यानी इस बिंदु की इन दोनों बिंदुओं से दूरी जो है समान है। इट मीन्स ये बिंदु वो बिंदु है जो एक्स अक्ष पर है और इन दोनों बिंदुओं से समदूरस्थ है, यानी कि दिस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, यदि सीकेंड थीटा बराबर 13/12 हो तो, अच्छा देखिए, अगर आप ये चाहते हैं कि सेकंड भी आप ट्राई कर लीजिए कि सेकंड में जो है उसकी दूरी कितनी आ रही है, तो देखो 2 + 5 7 का वर्ग, 7 का वर्ग कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा, प्लस -5 का -5 - 0 यानी कि -5 यानी 25 हो जाएगा, तो ये हो गया आपका 74। तो इसकी भी यहाँ से भी निकाल लीजिए, -2 + 3 + 5, क्योंकि x2 - x1 करेंगे, -2 + 5 हो जाएगा, और +5 होने से ये कितना बनेगा, 3 का वर्ग यानी 9 और 9 - 0 यानी 81, 81 और 9 हो गए 90। ये देखो दोनों समान नहीं आए, इट मीन्स इस बिंदु की यहाँ से दूरी तो वर्गमूल 74 है और यहाँ से दूरी वर्गमूल 90 है, यानी समान नहीं है, यानी ये बिंदु इन दोनों बिंदुओं से समदूरस्थ नहीं है। समदूरस्थ मतलब समान दूरी पर स्थित नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, यानी आपका राइट आंसर आएगा -7,0। नेक्स्ट देखिए, सीकेंड थीटा बराबर 13/12 हो तो साइन थीटा निकालिए। ये जो साइन थीटा, कोस थीटा, टेंजेंट थीटा, यानी ट्रिग्नोमेट्री में जो भी त्रिभुज की बात करते हैं हम, वो सभी समकोण त्रिभुज होते हैं, यानी वो तीनों मिलकर पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो करते हैं। देखिए हमारा जो समकोण त्रिभुज है, पाइथागोरस थ्योरम जो है उसको फॉलो करेगा, और इस रूल के अकॉर्डिंग चलेंगे हम। लंब बटे कर्ण ये साइन थीटा, आधार बटे कर्ण कोस थीटा, लंब बटे आधार आपका टेंजेंट थीटा, कर्ण बटे लंब ये आपका कोसिकेंट थीटा, कर्ण बटे आधार सीकेंट थीटा, और आधार बटे लंब कोटेंजेंट थीटा। हमें दे रखा है सीकेंट थीटा, सीकेंट ये बीच वाला यानी कर्ण बटे आधार, ये आपका थीटा बनेगा, यहाँ आपका 90 बनेगा। तो कर्ण बटे आधार ये आपका कर्ण है और ये आधार है, यानी ये 13 है, ये 12 है, तो 13 12, तो हमें पता है पाइथागोरस थ्योरम में तो यहाँ पर 5 आएगा श्योर, क्योंकि 13 का वर्ग जो है इन दोनों के वर्ग के योग के बराबर होता है, पाइथागोरस थ्योरम ये कहती है। 12 का वर्ग 144, 5 का 25, 144 और 25 कितना हो जाएगा 169, क्योंकि ये 13 का वर्ग 169 है। हमें फाइंड आउट करना है साइन थीटा, साइन होता है लंब बटे कर्ण, लंब आ गया 5 और कर्ण है 13। ये लंब क्यों है, क्योंकि अगर आप थीटा यहाँ लिख रहे हैं तो थीटा के सामने वाला लंब होता है और 90 के सामने वाला कर्ण होता है, तो ये कितना आ गया लंब बटे कर्ण मतलब 5/13, ये आ जाएगा आपका साइन थीटा। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है आपके पास 8वें चैप्टर में से 2 टेंजेंट 30 डिग्री 1 + टेंजेंट स्क्वायर 30 डिग्री, तो इसका मान आपको बताना है इन चारों में से कौन सा होगा। इस तरह से भी आपके पास ऑप्शन आ सकते हैं, डायरेक्ट आंसर ना दे करके आपको सारणी के रूप में ही पूछ सकते हैं। टेंजेंट 30 डिग्री का मान हमारे पास होता है, टेंजेंट 30 डिग्री होता है 1/√3, ये मान आपको यहाँ रखना है, तो क्या मिलेगा आपको आंसर 2 टेंजेंट 30 डिग्री यानी 2/√3, 1 + टेंजेंट स्क्वायर यानी कि इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 1/3, ये बनेगा 2/√3 गुणा में 3 और 1 4, 4/3 नीचे आएगा, ये 4 ये 3 ऊपर, 2 दूनी 4,
तो ये कितना बन गया, वह 3 से वर्गमूल 3 काटेंगे तो वर्गमूल 3/2। इनमें से किसका मान वर्गमूल 3/2 होता है? साइन 60 डिग्री वर्गमूल 3/2 होता है, कोस 60 डिग्री 1/2, टेंजेंट 60 डिग्री वर्गमूल 3 और साइन 30 डिग्री 1/2 होता है। तो इनमें से हमारा आंसर आ गया साइन 60 डिग्री। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखिए 2 टेंजेंट स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। तो यहाँ से हमारे पास आया 2 टेंजेंट 45, तो टेंजेंट 45 तो 1 होता है, उसका स्क्वायर करेंगे तो भी 1 आएगा। कोस स्क्वायर 30, कोस 30 का मान होता है वर्गमूल 3/2, वर्गमूल 3/2 का वर्ग माइनस साइन 60, और साइन 60 का मान भी कितना होता है, वर्गमूल 3/2 होता है, वर्गमूल 3/2 का वर्ग। ये तो दोनों कट गए, तो क्या बच गया हमारे पास 2 गुणा 1, यानी आंसर आ गया 2। कितना आ गया आंसर? 2। नेक्स्ट देखिए त्रिज्या 14 सेंटीमीटर और 60 डिग्री त्रिज्यखंड का कोण हो तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये आपका त्रिज्यखंड, यहाँ पर त्रिज्या कितनी है, कितनी 14 सेंटीमीटर, और आपका कोण जो है वो 60 सेंटीमीटर हो, तो इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आपको फाइंड आउट करना है। और त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है θ/360 गुणा में पाई आर स्क्वायर। थीटा आपका 60 डिग्री बटे में 360 डिग्री, पाई का मतलब तक मान नहीं दे रखा तो आप 22/7 लेंगे। आर का मान कितना है 14 और गुणा में 14, ये देखो 7 दूनी 14, या 2 से 2 0 से 0 कट गई, 6 36, 2 तिया 6, और किसी से नहीं कट रहा है। 22 गुना 14 हो गए 308/3, यानी ऑप्शन आ गया 308/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज द राइट आंसर। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखिए आपको क्वेश्चन दे रखा है कि घड़ी के मिनट की सुई की लंबाई 7 सेंटीमीटर तथा सुई द्वारा 15 मिनट में बनाए गए भाग का क्षेत्रफल। ये आपके त्रिज्यखंड यानी 12वें चैप्टर में से क्वेश्चन है। देखिए वैसे बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है कि आप देखिए 15 मिनट में आपको बताना है, तो 15 मिनट का मतलब ये 15 मिनट है, यानी वृत्त का चौथा हिस्सा हो गया, यानी चतुर्थांश हो गया। कोण कितने डिग्री का बन गया, 90 डिग्री का बन गया। तो इसका मतलब थीटा हो गया 90 डिग्री बटे 360, पाई 22/7, आर स्क्वायर, आर कितना है 7 गुणा में 7, तो ये कितना आ गया, 7 से 7 कट गया, 9 4 जा 2 2 जा 4, 11 2 जा 22, यानी 11 सते 77/2। दिस इज द राइट आंसर। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखिए 21 सेंटीमीटर की ऊंचाई और 5 सेंटीमीटर आधार की त्रिज्या वाले लंब बेलन का आयतन। बेलन का आयतन हमें पता है कितना होता है, पाई आर स्क्वायर एच। पाई हो गया 22/7, आर, आर का मतलब जो आपकी आधार की त्रिज्या है आर स्क्वायर, और ऊंचाई एच आपको दे रखा है 21। तो यहाँ देखिए 7 3 जा, तो ये जो आंसर है 22 गुणा 5 110, 110 को 5 से करेंगे 550 गुणा 3, ये आ गया 1650 सेंटीमीटर क्यूब। ये आपका आयतन आ गया, यानी 1650 सेंटीमीटर क्यूब आयतन हो गया आपका बेलन का। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखिए त्रिज्या 8 सेंटीमीटर वाले गोले का आयतन। गोले का आयतन हमें पता है कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 का मतलब 4/3, पाई मतलब 22/7, आर मतलब त्रिज्या, और त्रिज्या आपको दे रखी है 8 सेंटीमीटर, यानी 8 गुणा में 8। इनकी अगर हम गुणा करते हैं तो ये देखो, ये किसी की टेबल पे नहीं कट रहा है, नीचे 3 और 7 है, वो कहीं से भी नहीं कट रहा है, तो ये आपका आ जाएगा 45056 डिवाइड बाय 21, ये आपका सेंटीमीटर क्यूब। ये आपका आ गया गोले का आयतन, यानी सिंपल हमने गुणा करी है 4 गुणा 22 और ये 8 गुणा 8 गुणा 8, ये करके हमारे पास आ गया 45056, यानी 450 56 डिवाइड बाय 7 3 जा 21। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो लास्ट क्वेश्चन है 13 चैप्टर में से वो ये है कि त्रिज्या 4 सेंटीमीटर वाले गोले को पिघलाकर 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला बेलन बनाया जाता है। यानी एक गोला है, उस गोले को पिघला के क्या बना दिया, बेलन बना दिया। तो बेलन की ऊंचाई बतानी है। देखिए जब भी किसी एक चीज को पिघलाकर दूसरी चीज बनाई जाती है उस चीज से, तो उसके आयतन में कोई फर्क नहीं पड़ता, आयतन सेम रहता है। इट मीन्स जो गोले का आयतन था वो अब जो उससे गोले से बेलन बना दिया, उन दोनों का आयतन क्या रहेगा, सेम रहेगा। गोले का आयतन कितना, 4/3 पाई आर क्यूब,
और बेलन का आयतन कितना, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर, इसकी आर चेंज है आर स्क्वायर एच, इसकी आप एच ले लीजिए ये। तो ये दोनों क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। यहाँ से देखिए पाई से पाई कट गई है, आर मतलब ये गोले की त्रिज्या है वो कितनी है, 4 है, यानी 4/3 गुणा में 4 की पावर 3 बराबर आर स्क्वायर मतलब ये आपके बेलन की त्रिज्या है यानी 2 का वर्ग, एच आपको फाइंड आउट करनी है। ये देखो 2 का वर्ग कितना आएगा 4, और यहाँ से ये भी 4 हो, इस 4 को आप यहाँ नीचे ले जाइए, नीचे लिख दिए गुणा में 4, यहाँ पे हाइट आ जाएगी, 4 से 4 कट गया, 4 का घन ये कितना आएगा, 4 गुणा 4 यानी 64/3, ये आपकी हाइट आ गई, किसकी, बेलन की ऊंचाई आ गई। तो इसमें से 64/3 ये रहा, दिस इज द राइट आंसर। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन नंबर 36 से 40 है वो आपके प्रायिकता में से और आपके चैप्टर नंबर 14 में से लिए गए हैं। देखिए वो क्या है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 36 जो कि आपके चैप्टर नंबर 15 प्रायिकता में से लिया गया है। वो कह रहा है कि उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती डैश है और ऐसी घटना डैश कहलाती है। देखिए जिस घटना की प्रायिकता जो घटित ही नहीं हो सकती उस घटना की प्रायिकता क्या होगी, उस घटना की प्रायिकता होगी 0, और ऐसी घटना जो है वो कैसी घटना कहलाती है, असंभव घटना कहलाती है। कैसी घटना, असंभव मतलब जो हो ही नहीं सकती। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। देखिए स्टूडेंट्स, जैसा कि हमें पता है कि किसी भी घटना की प्रायिकता 0 से बड़ी या उसके बराबर या फिर 1 से छोटी या उसके बराबर होती है। यानी किसी भी घटना की प्रायिकता 0 और 1 के बीच में होती है। 0 के बराबर भी हो सकती है और 1 के बराबर भी हो सकती है, लेकिन ना तो 1 से बड़ी हो सकती ना 0 से छोटी हो सकती। इसका मतलब माइनस में कभी भी कोई प्रायिकता नहीं हो सकती और 1 से बड़ी कभी भी कोई किसी की प्रायिकता नहीं हो सकती। तो यहाँ देखिए जितने भी ऑप्शन हैं उसके अंदर ये माइनस हमें दिख रहा है, इसका मतलब ये किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। तो इसका आंसर आ जाएगा -1.3। नेक्स्ट देखिए, एक पासे को एक बार फेंका जाता है। जब भी पासे को एक बार फेंका जाता है तो उसके कितने आउटकम्स होंगे, 1 2 3 4 5 6, यानी ये नंबर आने की संभावना है। अब इसने कहा कि एक अभाज्य संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता। जब किसी पासे को फेंका जाता है तो आपसे पूछा है कि अभाज्य संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता, यानी कि ऐसी प्रायिकता ज्ञात कीजिए। घटना हमारी क्या है कि संख्या कैसी आनी चाहिए, अभाज्य आनी चाहिए। तो अभाज्य संख्याएं 2 से स्टार्ट होती हैं, 2 3 और 5, यानी अनुकूल परिणाम हो गए 3 और कुल परिणाम है 6। इसका मतलब इसकी प्रायिकता कितनी आ गई, 1/2। 50% चांस है किसी भी अभाज्य संख्या के आने के। ओके, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 39 और 40 जो कि आपकी चैप्टर नंबर 14 में से लिया गया है, सांख्यिकी में से लिया गया है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 जो है वो आपके चैप्टर नंबर 14 में से लिया गया है। इसमें आपको फाइंड आउट करना है कि माध्य बताना है इस सारणी का। वर्ग अंतराल आपको गिवन है, बारंबारता आपको दे रखा है और ये 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं कि इनमें से कौन सा इस जो सारणी आपको दे रखी है इसका क्या होगा, माध्य होगा। देखिए स्टूडेंट्स, माध्य निकालने के लिए आपको क्या करना होता है, यहाँ पर हम प्रत्यक्ष विधि से माध्य निकालेंगे। उसके लिए हमें x चाहिए होता है, x को हम वर्ग चिन्ह बोलते हैं, और एक हमें fx चाहिए होता है, यानी f की x से मल्टीप्लाई। x जो वर्ग चिन्ह निकलता है वो कैसे निकलता है कि निम्न वर्ग सीमा और ऊपरी वर्ग सीमा को जोड़ के दोनों को 2 से भाग करना होता है, यानी 0 + 4 यानी 4, 4/2 यानी 2। और अगली वर्ग सीमा भी इसी प्रकार निकालते हैं, लेकिन हर बार निकालने की आवश्यकता नहीं है, आप सिर्फ इसमें वर्ग सीमा को जोड़ देंगे वर्ग चिन्ह निकालने के लिए। वर्ग सीमा मतलब जो इनका अंतर है, अंतर 4 4 का है तो इसमें 4 जोड़ेंगे 6, फिर 4 जोड़ेंगे 10, फिर 4 जोड़ेंगे 14 और फिर 4 जोड़ेंगे 18 आ जाएगा। नेक्स्ट fx यानी f की x से आप मल्टीप्लाई करवाएंगे, 2 5 जा 10, 6 4 जा 24, 10 5 जा 50 और 14 2 जा 28 और 18 4 जा 72। फिर हम इन सब का टोटल करेंगे, इनका टोटल जो है समेशन fx वो आपका आ जाएगा 184 आ गया।
और बारंबारता का जो टोटल है यानी कि f का जो टोटल है वो है हमारे पास 20। कितना है? 20। तो आप यहाँ से जब माध्य निकालेंगे तो माध्य निकालने का प्रत्यक्ष विधि क्या फॉर्मूला बताती है कि समेशन fx बटे समेशन f। समेशन fx कितना है आपके पास? 184 और समेशन f है 20। यहाँ से ये डिवाइड करके आता है 9.2। इट मीन्स आपका जो माध्य बनेगा वो बनेगा 9.2। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, किसी गेंदबाज द्वारा 10 क्रिकेट मैचों में लिए गए विकेटों की जो संख्याएं हैं वो इस प्रकार है कि पहले मैच में 3 विकेट, दूसरे में 5, तीसरे में 2, चौथे में 1, फिर 2, फिर 0, फिर 5, फिर 1, फिर 2, फिर 4। आपको बताना है जो संख्याएं आपको गिवन है इसका बहुलक क्या होगा। देखिए स्टूडेंट, हमें पता है बहुलक वो नंबर होता है जो बार बार रिपीट हो, मैक्सिमम टाइम जो नंबर आए, मैक्सिमम टाइम जो रिपीटिशन में आए। तो देखिए यहाँ पर 3 कितनी बार आया? 3 तो एक ही बार आया। 5 देखिए 2 बार। 2 कितनी बार आया? 2, 1, 2, 3, यानी 2 यहाँ पर 3 बार आ चुका है। 3 इसकी बारंबारता है। 1 आया है 2 बार, 0 एक ही बार है, तो इसका मतलब, और 4 जो है वो भी एक बार है, यानी कि बहुलक क्या हुआ इसमें? जो सबसे मैक्सिमम टाइम आया, मैक्सिमम टाइम हमारे पास 2 है, इसका मतलब इसका बहुलक कितना आ गया? 2 आ गया। इस प्रकार स्टूडेंट हमने 40 के 40 क्वेश्चंस यहाँ पर सॉल्व कर लिए हैं। आई होप आपको सारे के सारे क्वेश्चंस जो हैं वो समझ में आ गए हैं, और उनसे रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो आप बहुत ही आसानी से वो कर पाएंगे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।